देखो क्या है क्वेश्चन में, ए बॉडी ऑफ मास से मूविंग विद वेलोसिटी v makes a head on collision with another body of mass 2m which is initially at rest. The loss of kinetic energy of the colliding body mass m is. तो लास्ट आपको पूछना है तो आपको फार्मूला दो पता है, तो रिटेंशन का आपने निकाला हुआ पीछे फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी के रिटेंशन का वो क्या फार्मूला होता है, डेल्टा के बाई के, है ना, आपने निकाला हुआ है रिटेंशन, है ना। इसका फार्मूला क्या निकाला था, 4m1m2 अपान m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बेटा, हमको लॉस निकालना है, तो लॉस का मतलब ये रिटेंशन की है, तो लॉस को 1 से माइनस कर देंगे तो रिटेंशन निकल जाएगा, तो इसमें से माइनस कर लेते थे हम, तो के काइनेटिक रिटेंशन डेल्टा के अपान के लॉस विल बी 1 माइनस डेल्टा के बाई के रिटेंशन। तो इसको यहीं से निकाल लें, 1/4 m1 m2 अपान m1 प्लस m2 का स्क्वायर। या इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आपका m1 प्लस m2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ठीक है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर बन जाएगा। सर आपने 1 माइनस डेल्टा के बाई के क्यों किया? हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी डेल्टा के बाई के निकालना था ना, तो हम रिटेंशन निकाल लेते हैं पहले। क्या निकाल लें, रिटेंशन निकाल लें, क्योंकि हमको पता है कि जितना टोटल जो बॉडी में एनर्जी होती है वो 1 होती है, ठीक है, 100%, ठीक है। ओके सर। रिटेंशन ये परसेंटेज में निकाला गया है ना पूरा, ये लॉस और रिटेंशन, तो जितना लॉस हो जाएगा उसको 1 से माइनस कर देंगे तो आपका जो लॉस है वो निकल जाएगा। रिटेंशन निकालना है आप, क्योंकि रिटेंशन का फार्मूला हमें पता था, निकाला था पिछली बार हमने, तो हम इस एनर्जी को निकाल के 1 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपका एक मिनट डेल्टा के बाई के, ठीक है, 4m1m2, ओके। डेल्टा के रिटेंड, हमें क्या निकालना था, हमें लॉस निकालना था ना, द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी मास m इज, कोलाइडिंग यानी आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसी का लॉस ही निकालना है हमको, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका रिटेंड हो जाएगा, हेलो, ये आपका रिटेंड हो जाएगा। ये फार्मूला जो था ये आपका लॉस था, कौन सा लॉस था, ये फ्रिक्शनल डिक्रीज था ये, है ना, दिस वाज योर फ्रिक्शनल डिक्रीज, ओके, एंड दिस इज योर रिटेन्ड एनर्जी। तो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये क्या है, ये आपकी रिटेन्ड एनर्जी है, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लास्ट निकाल पाएंगे। इसको भी निकाल लो यहाँ से, इसको भी निकाल लो, दोनों वैल्यू निकालो। मैं निकाल लूँ, वैल्यू पुटअप करो। देखो पहले इसको निकालते हैं,
तो 4 हो गया। m1 की वैल्यू कितनी है, m है। m2 की वैल्यू कितनी है, 2m है, अपान m प्लस 2m का स्क्वायर है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 यानी ऊपर 8 हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 2 यानी 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 8/9। ठीक है, ये 8/9 हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि डेल्टा के इक्वल टू 8/9 आपके इनिशियल। ओके, ठीक है बेटा। यस सर। 8/9 आपके इनिशियल, तो कितना लॉस हुआ, 8/9 आप इट्स इनिशियल एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, फ्रिक्शनल डिक्रीज हो गए। ओके, दूसरा आप रिटेन्ड एनर्जी निकाल लो इस फार्मूले का यूज करके, उसको 1 से माइनस करोगे तो भी यही आंसर मिलेगा। तो दोनों में जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को ये याद करवाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप इसी से निकालो। कोई अगर इसको भी फॉलो करना चाहे तो वो भी कर सकता है। यहाँ से निकालो तो कितना आ जाएगा, देखो m1 माइनस m2, ये आपका 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा खाली, है ना। 1 का स्क्वायर m1 प्लस m2, ये आपका 2 प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा। ये एनर्जी रिटेन्ड है 1/9। टोटल एनर्जी कितनी होती है, 1 होती है ना। तो 1 माइनस 1/9 कर देंगे तो आपको लॉस एनर्जी मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8/9। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल लगता है बच्चों को कि प्लस माइनस होकर के सिंपल हो जाएगा, कम नंबर का हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा, लेकिन कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं। दोनों में जो भी पसंद है आपको वो फार्मूला आप यूज करके इसको निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों बता दिए यहाँ पे। ठीक है, तो डेल्टा के बाई के फ्रैक्शनल डिक्रीज था, फ्रैक्शनल डिक्रीज की वैल्यू निकाल लिया हमने 4m1 m2 अपान m1 प्लस m2 से, और ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्या था, हमने डेल्टा के बाई के रिटेंड निकाल लिया। पिछले क्लास में बताया था कि रिटेंड फ्रिक्शनल एनर्जी रिटेंड विल बी 1 माइनस फ्रिक्शनल डिक्रीज, और इसी का फार्मूला सिंप्लीफाई करके हमने ये बना लिया। ठीक है, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसको निकाल के 1 से माइनस करके आप डिक्रीज निकालोगे। ठीक है, तो क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट विद इट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो डेल्टा के बाई के रिटेन्ड हमने पीछे निकाला था, ये होता है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो तो m1 आपका 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 6 अपान 10 इंटू 10, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 3 3 5 5, ये हो जाएगा 9/25। ओके, क्या हो जाएगा, ये 9/25। डेल्टा के बाई के, डेल्टा के बाई के इक्वल टू 9/25 है। दिस इंप्लाइज के की वैल्यू ई है, डेल्टा के रिटेन्ड विल बी 9/25 इंटू ई हो जाएगा। 9/25 की वैल्यू निकाल लो तो पॉइंट, इसको डिवाइड करो 9 को 25 से तो 0 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 3 टाइम्स जाएगा 75 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये डेसिमल लगा हुआ यहाँ पे 0 मिल जाएगा आपको, ये 6 टाइम जाएगा तो 150, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी
डेल्टा के रिटेन will be 0.36 times of E, 0.36 times of E। आपका आंसर हो जाएगा सी। ये तो आपने रिटेन वाले फार्मूले को यूज करके बना लिया तो मिल गया आपको। दूसरा फ्रैक्शनल लॉस वाले को यूज करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा, उसको नोट कर लो, फिर फ्रैक्शनल लॉस वाले से करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। हो गया? यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन था, इसकी इनिशियल एनर्जी इतनी दी हुई थी, ये कार्बन से टकराएगा जिसमें 12 न्यूक्लियस है। हमने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल होगा, तो न्यूट्रॉन का मास हमने m माना है, तो कार्बन न्यूक्लियस का मास 12m हो जाएगा। और हमसे पूछा है कितनी एनर्जी कार्बन न्यूक्लियस की होगी आफ्टर कोलिजन, तो इसकी एनर्जी उतनी होगी जितनी इसकी एनर्जी में लॉस होगा न्यूट्रॉन के, है ना। तो फ्रैक्शनल लॉस से हमने डेल्टा के क्या था, लॉस इन एनर्जी निकाल लिया हमने, यही एनर्जी इस कार्बन न्यूक्लियस की एनर्जी होगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने के लिए है, जैसे पीछे कार्बन लग गया था बिल्कुल उसी तरीके से है ना। ये वहां पे हमने लॉस निकालना था हमने यहाँ पे, इसमें रिटेन निकालना था, हमने रिटेन निकाल लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक्यू कोलिजन। क्या होता है ये? परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक तो इसमें जो टर्म है उन्हें खाली याद रखना जरूरी है, कैसे होते हैं इसको देखते हैं। ओके, ये आपका इनिशियली प्रोजेक्टाइल है m1 मास का, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास है, m2 मास का है, ठीक है। क्या ये m2 मास का है ये, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया u2 है। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये एक पार्टिकल आपका इधर चला जाएगा, तो लेट्स m1 इधर चला गया विद वेलोसिटी v1 और m2 इधर आ गया विद वेलोसिटी v2। ये आपका इनिशियल डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन से इसने जो एंगल बनाया उसको हमने थीटा कहा, और इसने जो एंगल बनाएगा इसको हम फाई कहेंगे। इसका मतलब थीटा इज द एंगल of the projectile making with the its initial direction after the collision, okay, and phi is the angle of the target making with its initial direction या direction of projectile after collision। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लो, अब फिर इस पे जो रिजल्ट है उनको हम नोट करते हैं, ठीक है। जो रिजल्ट है उसको नोट करते हैं, तो क्या क्या मिलेगा हमको। तो यहाँ पे चूंकि मोशन हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए हमें दोनों डायरेक्शन के बेसिस पे अपना काम करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन बनते हैं उन इक्वेशन को लिख लेते हैं।
along x एक्सिस मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लगेगा। ध्यान रखो ये B1 था, तो B1 को अगर यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक कर दें यहाँ पे, ये थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा, ये B1 cos थीटा हो जाएगा, है ना। और y एक्सिस में कितना हो जाएगा, ये B1 sin थीटा हो जाएगा। B2 को यहाँ पे ब्रेक कर दो ऐसे, तो B2 को अगर यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा B2 cos फाई। क्या बन जाएगा ये B2 cos फाई बन जाएगा, B2 cos फाई, और ये बन जाएगा B2 sin फाई। तो अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो इनिशियल क्या मोमेंटम हो जाएगा इसका, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 b1 cos थीटा प्लस m2 b2 cos फाई हो जाएगा। ये मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, तो इनिशियल में कोई वाई एक्सिस में डायरेक्शन नहीं है। एक मिनट बेटा, हेलो हेलो, यस सर। वाई एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम कुछ है नहीं, क्योंकि ये वेलोसिटी u1 u2 कहाँ किस डायरेक्शन में है, ये सब एक्स डायरेक्शन में है ना। तो y के हिसाब से कितना मिल जाएगा, y में देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो y में मिल जाएगा b1 sin थीटा माइनस b2 sin फाई इक्वल टू 0, या यहाँ से चाहे तो एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जरूरत पड़े हमको। ये यहाँ पे थीटा और फाई में एक रिलेशन दे देगा हमें, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, किससे आ गया ये, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन है। इसी तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो क्या इक्वेशन मिल जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 m1 b1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो कितने अननोन वेरिएबल्स हैं आपके पास में, b1 है, b2 है, फाई है, थीटा है। ये 4 अननोन वेरिएबल्स हैं आपके पास में, और इक्वेशन कितनी, 1 2 3। तो जब भी कभी अननोन वेरिएबल से इक्वेशन कम होती है तो इनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, कब तक, जब तक इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको और न दे दी जाए। तो मान लेते हैं अगर थीटा की वैल्यू आपको दे दी जाए तो उस थीटा के हेल्प से आप फाई निकाल ले सकते हैं यहाँ से, है ना। तो थीटा फाई निकल जाएगा, थीटा और फाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके b1 b2 भी निकल जाएगा। तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसी में करके देखेंगे। एक स्पेशल केस है इसका, वो हम करके देखेंगे इस इक्वेशन पे। ठीक है, स्पेशल केस लेते हैं m1 इक्वल टू m2 एंड u2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो केस let us take m1 equal to m2 and u2 equal to 0। ठीक है, तो जब m1 और u2 को 0 करेंगे तो आपका जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 विल बी, इक्वेशन 1 में u2 को 0 पुट अप करो, ठीक है,
और m1 इक्वल टू m2 पुटअप करो तो क्या हो जाएगा, mm सब कैंसिल हो जाएगा, u1 इक्वल टू बचेगा b1 cos थीटा प्लस b2 cos फाई। इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन 2 विल बी, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, m1 m2 इक्वल हो जाएगा तो निकल जाएगा, वो बन जाएगा आपका b1 साइन थीटा माइनस b2 साइन फाई इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 3 विल बी u1 स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ इक्वेशन नंबर 4 को स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा u1 स्क्वायर। ठीक है, 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो u1 स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2b1 b2 cos थीटा cos फाई मिल जाएगा। इसको स्क्वायर करो तो क्या मिल जाएगा, इधर 0 था तो 0 का स्क्वायर, b1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस 2b1 b2 साइन थीटा साइन फाई। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड कर लो यहाँ पे तो क्या मिलेगा, u1 स्क्वायर इक्वल टू देखो b1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो b1 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से b2 स्क्वायर लोगे तो इसमें भी आपका साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2b1 b2, अंदर बचेगा आपके पास में cos थीटा इंटू cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो इसकी भी 1 हो जाएगी, तो u1 स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा आपको b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसको देखो ये लिखा हुआ cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, फार्मूला होता है आपका cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b इक्वल टू cos a प्लस b होता है। तो ये कितना बन जाएगा, प्लस 2b1 b2 2b1 b2, ये बन जाएगा cos थीटा प्लस फाई। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है,
अब इक्वेशन नंबर 6 देखो, इसमें b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, u1 स्क्वायर दी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा u1 स्क्वायर, और इसको अगर यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो अभी नेक्स्ट पेज पे लेकर चल के देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, इतना हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 7 कर दो। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को यूज करें, यहाँ पे u1 स्क्वायर पुटअप कर दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2b1 b2 cos थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 0 बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, यस नो में भी। यस u1 स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं u1 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा प्लस फाइव, ये u1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 0 बना देगा, इसको क्या बना देगा, इसको 0 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2b1 b2 cos थीटा प्लस फाइव। अब हमको पता है कि b1 और b2 ये दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। तो सिंस b1 कैन नॉट बी 0 and b2 cannot be 0, तो this means cos थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो हमें पता है कि cos थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 0, 0 का मतलब होता है cos पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज थीटा प्लस फाइव इक्वल टू पाई बाई 2। पीछे से नोट कर लो पहले, हो गया। हो गया बेटा, हो गया सर। यहाँ तक यस हो गया सर। ना। अब इसका मीनिंग क्या, देखो आपको कभी भी क्वेश्चन में ये चीज लिख के नहीं दिया जाएगा, इस रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब इक्वल मास के दो पार्टिकल किसी एंगल पे कोलाइड करते हैं, यानी उनके बीच में परफेक्ट कोलिजन होता है, ऑब्लिक कोलिजन होता है, तो वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। कल एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, इसका ऑब्जेक्टिव ना क्या था, याद है। तो इसका रिजल्ट क्या मिला, नोट कर लो, दैट इज आफ्टर perfectly elastic oblique collision of two bodies of equal mass,
ठीक है बेटा। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था इस पे, उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। उसमें लिखा था, हमने क्या लिखा था, when target is when collision is oblique and m2 at rest with m1 equal to m2, after collision the ball moves perpendicular to each other। इसका मीनिंग एक और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, when collision is and m2 at rest with m1 equal to m2, then after collision the ball move perpendicular to each other। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है।